साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया और आज पुनः हम चर्चा करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किस प्रकार से हम जो मैंने पिछली बार 14,000 से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी कि ये हमारा एक ऐसा संगठन है राजस्थान का जिसमें अभी 70,000 से ज़्यादा अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्धजन इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतने अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्धजन जुड़े होने के बावजूद ये केवल और केवल तुच्छ स्वार्थों के का केंद्र है, वो बनकर रह गया है। जबकि इसके माध्यम से हम बहुत कुछ हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए हम काम कर सकते हैं। तो पिछली बार मैंने ये बताया था कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें जो है स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इसके साथ साथ में जो है डिग्री कॉलेज हैं और पीजी कॉलेज हैं, वो हमें स्थापित करने चाहिए। साथ ही साथ हमें जो है हमारे जो है वो बड़े बड़े यानी कि एक तरह से जो है इंस्टीट्यूट है वो हमें डेवलप करने चाहिए। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो डेवलप करने चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि आने वाले समय में हम कम से कम 7 या 8 यूनिवर्सिटी है वो पूरे राजस्थान में जो है वो स्थापित कर सकें। और इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटियों के साथ साथ में जो है हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि बड़े बड़े यानी कि एक तरह जो मेडिकल कॉलेज हैं वो भी हम स्थापित करें। तभी हमारा इकोसिस्टम डेवलप होगा। और इनके अलावा हमें जो छोटे और जो मझोले जो कुटीर उद्योग धंधे हैं वो भी यानी कि एक तरह से हमें स्थापित करने चाहिए। एमएसएमई के माध्यम से यानी कि एक तरह से हमें जो है मुद्रा लोन के माध्यम से जो है इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस फील्ड में एंट्री करें और सरकारी जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति है, ठेका पद्धति है, उसमें हमारा जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। उन कॉन्ट्रैक्ट्स में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसमें हमारा यानी कि एक तरह से रोस्टर सिस्टम है वो लागू होना चाहिए। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर जो चर्चा है वो हम पिछले बार कर चुके हैं। अब हमारा यानी कि एक तरह से मैंने बताया था कि अनुमानित जो बजट है वो 14,152 करोड़ रुपए का हमारा होना चाहिए। और वो बजट किस किस मद में किस प्रकार से यानी कि एक तरह से हमारा खर्च होगा उसके बारे में मैं चर्चा जो है वो करूंगा। ये जो चार्ट के माध्यम से भी आप इन बातों को जो है जो बजट जो है उसको आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बात रखी थी कि इसके 3 फेज रहेंगे, 3 साल के 3 फेज रहेंगे और इस प्रकार से 10 साल के अंदर हमें इस टारगेट को, इस अचीवमेंट को हमें हासिल करना है। और कैसे हासिल करना है? अभी 41 जिले हैं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जिले बढ़ भी जाएं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 41 जिले हैं। प्रत्येक जिले का यानी कि एक तरह से अनुमानित हमारा जो बजट है, किसी का थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो प्रत्येक जिले का 10 करोड़ का जो बजट होना चाहिए इस प्रकार से स्कूल की स्थापना के लिए। और ये सीबीएसई स्कूल बने जो एलकेजी से लेकर और 12th तक, तो ये हमारे यानी कि एक तरह से मॉडल स्कूल है वो बने और आवासीय स्कूल है वो बने। ये बजट और भी बढ़ सकता है आने वाले टाइम में आवश्यकताओं के अनुसार, लेकिन अभी फिलहाल प्रत्येक स्कूल के लिए 10 करोड़ का बजट है वो रखा है। और इस प्रकार से 41 स्कूलों के लिए 410 करोड़ रुपए का होगा। इसी प्रकार से 41 जिले हैं, प्रत्येक कॉलेज जो हमारी डिग्री कॉलेज बने, जो आगे चलकर पीजी भी हो के रूप में भी वो कन्वर्ट हो, तो प्रत्येक कॉलेज के लिए 15 करोड़। तो टोटल यानी कि एक तरह से हमारा जो बजट बनता है 41 जिलों का वो बनता है 615 करोड़ रुपए। ये हो सकता है कि कुछ जिलों में जहां पर यानी कि एक तरह से आवश्यक ना हो तो वहां पर इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, और जिन जिलों में यानी कि एक तरह से ज्यादा आवश्यकता हो तो वहां पर बजट भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बीएड कॉलेज या एमएड कॉलेज के लिए हमें 41 जिलों में प्रत्येक कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपए की हमें जरूरत पड़ेगी। 492 करोड़ हमें चाहिए। इसी प्रकार से जिला स्तर के ऊपर प्रत्येक जिले में एक एक नर्सिंग कॉलेज हमारी बने और 41 नर्सिंग कॉलेजों के लिए हमें प्रत्येक कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज के लिए हमारा जो मिनिमम बजट है वो 20 करोड़ रुपए होना चाहिए। और इस प्रकार से 820 करोड़ रुपए टोटल हमारा जो है बजट होता है। इसी प्रकार से 41 जिलों में 41 हमें फार्मेसी कॉलेज है वो डेवलप करने हैं, तो 15 करोड़ रुपए एक कॉलेज का जो है बजट हो
और इस प्रकार से 615 करोड़ रुपए टोटल यानी कि एक तरह से बजट है वो बनता है। संभाग स्तर पर 7 मेडिकल कॉलेज, यानी एक मेडिकल कॉलेज का अनुमानित बजट 600 करोड़ से 1000 करोड़ तक का है वो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको 600 करोड़ रुपए मान के चलते हैं, तो लगभग यानी कि एक तरह से 4200 करोड़ रुपए टोटल बनते हैं। और इसी प्रकार से 7 संभागों में हमें 7 यूनिवर्सिटीज भी इसी प्रकार से बनानी है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अनुमानित जो बजट है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हमारी जो बने, इनका अनुमानित बजट है वो एक यूनिवर्सिटी का 1000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से 7000 करोड़ रुपए हमारा इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बजट है वो बनता है। तो कुल अनुमानित हमारा बजट है वो 14,152 करोड़ रुपए बनता है। अब ये तो हो गया यानी कि एक तरह से बजट से संबंधित बातें। अब बात ये आती है कि सरकार से यानी कि एक तरह से संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर और सरकार से मांग रखी जाए कि हमें इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए हमें निःशुल्क जो जमीनें हैं उपलब्ध करवाई जाए, और इसके लिए जितने भी जो विधायक और सांसद हैं उनको भी हमारा प्रतिनिधि मंडल मिले और उनको भी प्रपोजल दे, और इस प्रपोजल के माध्यम से यानी कि एक तरह से जो सरकार है, सरकारों के ऊपर जो है एक प्रेशर बने। क्योंकि जिस प्रकार से आज अदर कम्युनिटीज की या जो जनरल कम्युनिटीज हैं SC ST को छोड़कर, यदि उनकी स्कूल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उनके पास में यानी कि एक तरह से पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए वहां पर उनके लिए रोजगार भी जनरेट होते हैं। हमारे जो बुद्धिजीवी हैं या हमारे जो टैलेंटेड जो लोग हैं, तो हमारे जो टैलेंट है उसका जो है सही सदुपयोग नहीं हो पाता है, और अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी जो है वो रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। तो क्यों ना यानी कि एक तरह से सरकार के समक्ष ये मांग रखी जाए कि जब आप सरकारी नौकरी हमें नहीं दे सकते तो कम से कम यानी कि एक तरह से हमें प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या जो है हमें यानी कि एक तरह से जो है समाज के सहयोग से इस प्रकार के डेवलपमेंट के हमें काम करने हैं, तो इसके लिए हमें निःशुल्क जमीन है वो उपलब्ध कराई जाए, और सभी प्रकार की जो जमीनें जो हमें दी जाए वो सारे जो डॉक्यूमेंटरी फॉर्मेलिटीज है वो भी यानी कि एक तरह से जीरो शुल्क के प्रोसेसिंग फीस के ऊपर है वो हमें उपलब्ध करवाई जाए, और इस प्रकार के यानी कि एक तरह से जो है प्रपोजल है वो राजस्थान सरकार पारित करे, और उसके आधार पर यानी कि एक तरह से जो है इस यानी कि एक तरह से प्रोजेक्ट की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये किया जा सकता है, और ये करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। और इसके लिए यानी कि एक तरह से जो है एक प्रॉपर रणनीति की आवश्यकता है, और उस रणनीति के तहत जो है इस प्रकार का काम किया जाना आवश्यक है। 2008 में जब विधानसभा चुनाव होने थे तो उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, और वसुंधरा राजे ने अपने बजट घोषणा में 2008 में अपने बजट घोषणा में और इसके साथ साथ में अपने जो एक तरह से उसका जो मैनिफेस्टो था चुनाव का, उसमें उन्होंने इस बात को शामिल किया था। हालांकि बाद में उनकी सरकार नहीं बन पाई, और सरकार नहीं बन पाई तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इस प्रकार की योजनाएं आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, लेकिन उनको याद दिलाया जा सकता है कि ये आपकी यानी कि एक तरह से जो है योजनाओं का ये हिस्सा था, और ये आप लोगों का इस प्रकार का प्रपोजल था। अब इसी कड़ी में बजट का यानी कि एक तरह से प्रावधान है वो कैसे हो सकता है, यानी इतना जो बजट है वो कैसे यानी कि एक तरह से जो है वो आएगा, और इस बजट का जो उपयोग इस बजट का यानी कि एक तरह से जो है कलेक्शन कैसे हो पाएगा, ये बजट बन कैसे पाएगा, इसके ऊपर भी हमारी जो चर्चा रहेगी। लेकिन ये जो चर्चा है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और इसके बारे में जो है आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। तो साथियों, एक बार पुनः मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि लक्ष्य हमें बड़ा रखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सेटिंग लो एम इज ए क्राइम, यानी हमें छोटा लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चलना चाहिए। छोटी सोच और छोटा लक्ष्य ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो हमें यानी कि एक तरह से बड़ी सोच रखनी चाहिए, और बड़ा लक्ष्य और बड़ी सोच रखेंगे तभी हमारा समाज आगे प्रगति करेगा, और हम जो हमारा जो लक्ष्य है एम्पावर्ड होने का, वो उस दृष्टि से हम एम्पावर्ड हो पाएंगे। तो इसलिए मैं एक बार पुनः आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दिशा में सकारात्मक रूप से सोचें, नकारात्मक रूप से नहीं। हालांकि बहुत सारे यानी कि एक तरह से एक्सक्यूजेज हो सकते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल प्लान्स नहीं है, ये जितने भी जो प्लान है वो बिल्कुल पॉसिबल प्लान है, और इनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और धीरे धीरे मैं वन बाय वन इन बातों के ऊपर जो है चर्चा करता रहूंगा, और आपसे यानी कि एक तरह से निवेदन करता रहूंगा। और विशेष रूप से
अभी जो लोग अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं विशेष रूप से कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का विजन आप लोगों का होना चाहिए। और यदि आप लोग इस प्रकार का विजन आप नहीं रखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आप इसी प्रकार से हर 3 साल के लिए जो है चुनाव लड़ेंगे, अपना कार्यकाल है वो पूरा करेंगे और अपने तुच्छ जो स्वार्थों के लिए, यानी कि एक तरह से एमएलए एमपी के टिकट के लिए जो है इन तथाकथित सरकारों और राजनीतिक दलों के आगे केवल दुम हिलाकर, यानी कि एक तरह से जो है अपनी इतिश्री कर लोगे, इससे समाज का विकास नहीं हो सकता। एक विजन है वो सोसाइटी और समाज के हित के लिए और समाज के भविष्य के निर्माण के लिए आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। और इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से जो है आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, तभी यानी कि एक तरह से समाज है वो हमारा प्रोग्रेस कर सकता है, प्रगति कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसी के साथ नेक्स्ट यानी कि एक तरह से जो है चर्चा मैं आप लोगों के साथ में करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं पर हमें बोर भी करता है और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से बहुत सारी बातों से छूट भी जाते हैं। इसलिए मैं आज इतनी ही चर्चा करते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा। साथियों, आप यदि संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़े। और साथ ही साथ सक्सेट अम्बेडकरिज्म का ये जो चैनल है इसको आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने जो यानी कि एक तरह से हमारे जो वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आगे की चर्चा है वो इसी प्रकार से आप लोगों के साथ जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।